नमस्कार। बिहार में भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार ने शपथ ले ली है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं और बीजेपी की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तारकिशोर प्रसाद वैश्य जाति से आते हैं और रेणु देवी जो है वो अति पिछड़ी जाति से आती हैं। वैसे भी इस गठबंधन में जो ज़्यादा जोर रहा है वो इन्हीं जातियों पर रहा है जो अति पिछड़ी जातियां हैं, या फिर सवर्णों में जो है वो भूमिहार जाति पसंद रही है इस गठबंधन की। राजपूतों से जो नीतीश कुमार की नापसंदगी है वो हो सकता है कि आम जनता को समझ में ना आए, लेकिन जो सियासत को समझते हैं वो बेहतर ढंग से जानते हैं कि नीतीश कुमार राजपूतों को पसंद नहीं करते। और रहा सवाल ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मणों के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि भले ही उनकी हिमायत हर कोई पाना चाहता है, लेकिन उन्हें वो सत्ता में वाजिब हक नहीं देना चाहता है। मंत्रिमंडल में एक ब्राह्मण और एक राजपूत ने भी शपथ ली है और दोनों ही एक तरीके से सिर्फ कागजी तौर पर ही अपनी जातियों की नुमाइंदगी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के चुनाव में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उन्होंने अपने आप को प्रासंगिक बना लिया है। वीआईपी जो कि महिलाओं की पार्टी है उसने भी अपनी एक ताकत सिद्ध की है, और हम जो कि मुसहर जाति की पार्टी है उसने भी की है। और इसके अलावा चिराग पासवान, भले ही उनकी सीट एक आई हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका एक बड़ा वोट बैंक है जो आगे चलकर उन्हें किसी भी गठबंधन का प्रिय बना सकता है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रहे। ये बात भी सही है कि जो राजपूत जाति के विधायक जीते हैं, अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो उनकी संख्या दूने से ज़्यादा है, अगर अनुपात आबादी के हिसाब से लिया जाए। लेकिन ये सफलता व्यक्तिगत सफलता है, इसका कौम पर कोई बड़े स्तर पर ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रहा सवाल ब्राह्मणों का, तो जो ब्राह्मण हैं वो बिहार में या बिहारी क्यों पूरे हिंदुस्तान में, वो तो हर विचारधारा को लीड करते हैं, चाहे वो दक्षिण पंथ की हो, वाम पंथ की हो, मध्यम मार्ग की हो। और बिहार में भूमिहार भी खुद को ब्राह्मण होने का दावा करते हैं, वो उसी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अलग बात है कि उनकी जो उग्रता है, उनकी जो आक्रामकता है और स्वहित को जो सर्वोच्चता देने की उनकी जो फितरत रही है, वो सवर्णों के दूसरे वर्गों से उन्हें अलग रखती है। रहा सवाल दूसरी स्वर्ण जातियों का, जिसमें वैश्य और कायस्थ हैं, तो वो तो हर माहौल को, हर व्यवस्था को अपने हिसाब से ढालने में और उसके हिसाब से ढलने में सिद्धहस्त रही हैं, और उन्हें कोई ख़ास दिक्कतें पेश नहीं आती हैं। फ्रंट पर जो जातियाँ रहती हैं इस जातीय व्यवस्था में, जब सवाल मुकाबले का आता है तो ये पीछे रहती हैं। इनका जो मिजाज है वो दूसरे किस्म का है। बिहार की जो राजनीति वो बेहद नाजुक है, और जाति आधारित जहाँ पे राजनीति होती है वहाँ पे प्रत्येक जाति की अहमियत होती है। ये जो सियासत का तराजू है वो ज़रा सा वज़न इधर उधर हो जाने पर किसी के भी पलड़े में झुक सकता है, किसी भी पक्ष में वो पलड़ा जो है वो झुक सकता है। अगर हैदराबाद से ओवैसी साहब नहीं आते बिहार में और 5 सीटों पे वो ना जीतते और कम से कम इतनी ही सीटों पर खेल ना बिगाड़ते महागठबंधन का, तो सरकार की तस्वीर ही दूसरी होती। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनते और मंत्रिमंडल में यादवों का नेतृत्व तो रहता ही, इसके अलावा बड़ी संख्या में मुसलमानों को इसमें शामिल किया जाता। लेकिन बहरहाल अब ऐसा हुआ नहीं है। बस इतना ज़रूर है कि जो बड़ी जातियाँ हैं, 2 बड़ी जातियाँ हैं प्रदेश की, उन्हें जो जाति प्रदत्त ज्ञान है और जो तमाम उनके अंदर जो काबिलियत है उसे विस्मृत करके वो एक तरीके से कठपुतलियों में परिवर्तित हो गई हैं। इन जातियों के कुछ ऐसे जो नेता हैं, रहनुमा हैं, वो जाति के नाम पर ख़ुद को तो बड़ा बना रहे हैं, लेकिन हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जाति को छोटा कर दें। और बड़ा अजीब जो है वो स्वभाव है, मिजाज है बिहार का। एक नौवीं क्लास का जो उसने पास की ना, कि हमें नहीं मालूम तेजस्वी यादव, उसने एक
एक वादा किया कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा, तो तमाम लोग उसको पसंद करने लगे और मीडिया में तो उसे खैर एक तरीके से क्रांतिकारी जो है वो विचार प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के रूप में पेश किया जाने लगा। लेकिन अगर देखा जाए तो एक लड़की आई विदेश से पढ़कर, पुष्पम प्रिया, वो अपनी पहचान तो खैर उसने इंटरव्यूज़ दिए, खुद को सीधे सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर किया, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि वो अपनी ज़मानत में नहीं बचा पाई। जब इतने सारे लोग जीते हैं, 243 सीटों पर लोग जीते हैं। मुकेश सहनी जो है वीआईपी पार्टी का, वो इलेक्शन हार गया, लेकिन क्या है, वो भी अंगूठा छाप तो नहीं है, तो 8वीं 7वीं पास होगा। जीतन राम मांझी जैसे और दूसरे तमाम लोग हैं जो पढ़े नहीं हैं, कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, उनको मौका मिल रहा है, वो जीत रहे हैं। और एक लड़की जो पढ़ लिख कर आई, वो अगर जीती नहीं तो कम से कम उसे इतनी वोट तो मिलनी चाहिए थी कि उसका उत्साह बढ़ता, लेकिन जो है वो उत्साह बढ़ा नहीं। अब जो है जो स्वर्ण जातियाँ वो तो पिस गई हैं। एक तरफ तो महादलित अति पिछड़ा है और दूसरी तरफ पिछड़ा और दलितों का जो एक गठबंधन है, शताब्दियों से जो विधर्मियों के साथ लड़ते हुई जिन्होंने अपनी जान गंवाई, आज लोकतंत्र में उनके सामने मान को गंवाने और जैसे तैसे उसे बचाने का प्रश्न खड़ा हो गया है। रहा सवाल मुसलमानों का, तो वो तो पिस गया है बहुत सारी पार्टों के बीच में। ध्रुवीकरण की राजनीति में वो हमेशा हाशिए पर चला जाता है और फिर उसकी सोच जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं काम करती है, उसकी सोच तो बहुत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करती है। उसे फ्रांस के राष्ट्रपति से परेशानी है, उसे टर्की की खिलाफत चाहिए पूरी दुनिया में, उसे फ़लस्तीन की चिंता है, उसे गाज़ा पट्टी की चिंता है, उसे सीरिया के मुसलमानों की चिंता है, उसे हिंदुस्तान में जिन्ना की तस्वीर लगवानी है एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और अगर तस्वीर नहीं लगाई जाएगी तो वो खुद आंखों बातिल की शिकस्ते फाश देखने के चक्कर में लग जाता है और वो यूनाइट हो जाता है। उसे लगता है कि नहीं, उसकी आज़ादी ख़तरे में है। इसी तरह की विचारधारा के चक्कर में दरभंगा में एक एएमयू का जो स्टूडेंट यूनियन का कोई लीडर था, उसको टिकट दे दिया गया और वो बड़ी वजह बना, जिसके चक्कर में राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बेचारा नप गया। बहरहाल अब बिहार में दोनों गठबंधन जो है जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये जो फ़र्क है वो सत्ता का फ़र्क है। अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, प्रदेश में उसका गवर्नर ना होता, तो आप यकीन जानिए सरकार का जो गठन है वो दूसरे तरीके से होता। बिहार में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, उसमें जिस तरीके से स्वर्ण जातियों की अनदेखी की गई है, भूमिहार को छोड़िए, आप ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की बात कीजिए, तो अफसोसनाक है। उत्तर प्रदेश में आपको इन्हीं दो जातियों के बल पर राजनीति करनी है और जब तक ये दोनों जातियाँ उत्तर प्रदेश में साथ हैं, आप हारेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हराना लगभग मुश्किल है तब तक जब तक ये दोनों जातियाँ साथ हैं। अब ये जो बीजेपी का जो मंत्रिमंडल बना है बिहार में, वो उसके दम पर बंगाल फतेह करना चाहती है, लेकिन बंगाल फतेह करना इतना आसान नहीं होगा। लोकसभा में जो कामयाबी हासिल हुई भारतीय जनता पार्टी को, उसकी 18 सीटें आईं, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो वोट था वो इन पार्टियों ने तृणमूल कांग्रेस की बजाय भारतीय जनता पार्टी को पड़वाया, जिसका उसे फ़ायदा हुआ। लेकिन विधानसभा के चुनावों में ऐसा नहीं होगा। हिंदुत्व के नाम पर एक बहुत बड़ी बात की जाती है, एक कहा जाता है कि नहीं, जातियों को भुला दिया जाए। ये महात्मा गांधी का भी विचार था, ये राम मनोहर लोहिया का भी विचार था। केजरीवाल भी जाति भुलाने की बात करता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये तीनों जिस जाति से ताल्लुक़ रखते हैं उस जाति को ये कभी ना भुला पाए। वो जाति अलग तरीके से अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहती है और वो कभी किसी के काबू में नहीं आई, ना मुग़लों के, ना तुर्कों के, ना अफ़गानों के, ना अंग्रेज़ों के। और आज भी जो देश की दशा है सियासत की, वो उसकी जो दशा है और दिशा, दोनों को तय करने का जो काम है ये लोग करते हैं। देश के बंटवारे के पीछे एक बहुत बड़ी वजह जिसके बारे में लोगों को इल्म नहीं है, वो ये थी कि अंतरिम सरकार के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उन्होंने बिजनेसमैन के ऊपर 25% जो है उनकी आमदनी का वो टैक्स लगा दिया। कांग्रेस जिसे पूंजीपतियों की बड़ी हिमायत हासिल थी, उसने उसका विरोध किया। और जब मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे का सवाल उठा था तो कांग्रेस ने होम मिनिस्टर का पद अपने पास रखना ज़्यादा बेहतर समझा। उसे लगा कि
कानून व्यवस्था और तमाम जो ताकतें हैं वो होम मिनिस्टर के पास रहेंगी, लेकिन वो ये भूल गए कि अर्थ तो हर दौर में एक शक्तिशाली जो है वो एक पॉइंट रहा है, उसकी एक हमेशा अहमियत रही है। बिना पैसे के कोई सरकार, कोई सिस्टम नहीं चल पाता है। बहरहाल समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। एक वक्त आएगा कि जब ये जो जाति के आधारित जो राजनीति का खेल है ये ख़त्म होगा, साथ ही समाप्त होगा उन नेताओं का खेल, उन धूर्त नेताओं का खेल जो उन जातियों की नुमाइंदगी करते हैं जो अतीत में विध्वंस और सर्वनाश से बच गईं, और यही कारण है कि आज उनकी संख्या ज़्यादा है। और इसी ज़्यादा संख्या के बल पर इन जातियों के नेता इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में, इस जमहूरियत में अपना जो खेल है उसे खेलते हैं और अपमानित करने की कोशिश करते हैं तमाम फ़ायदा उठाकर सिस्टम से, निज़ाम से, और उन्हीं जातियों को जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए। अच्छी बात है, आज़ादी से पहले जो है अंग्रेज़ों के जाने से पहले बहुत कम मौके हुआ करते थे नौकरियों में और तमाम दूसरे क्षेत्रों में, और उस वक्त का माहौल दूसरा था। केवल खेती होती थी या छोटा मोटा कोई कारोबार हुआ या फिर जो दस्तकारी वगैरह जो ऐसे काम थे वो हुआ करते थे। आज़ादी के बाद जो नए नए मौके पैदा हुए रोज़गार के, वो तो सभी के लिए पैदा हुए, चाहे उसमें कोई दलित था या पिछड़ा था या कोई स्वर्ण था। अब जब देश बदल रहा है, जातियों का जो चक्र है वो टूट रहा है। महानगरों में, नगरों में तो ये लगभग ख़त्म ही हो गया है, लेकिन बावजूद इसके आज भी हर मोड़ पर सिर्फ जाति आधार पर ही राजनीति करने की बात कही जा रही है। और इस जाति की राजनीति के चक्कर में जो काबिल लोग हैं उन लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। एक वक्त था कि जब समाज के एक बहुत बड़े तबके को, एक वंचित तबके को तमाम संभावनाओं से महरूम रखा गया, उन्हें तमाम अवसरों से वंचित रखा गया। लेकिन आज अगर वही खेल दूसरे तरीके से खेला जाएगा, राजनीतिक धूर्तता के आधार पर कोई व्यक्ति अपनी जो काली सोच है उसको अंजाम देने की कोशिश करेगा, तो ये भी राजनीति के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए ये ख़तरनाक है। एक भयावह स्थिति है। बिहार में पिछले 30 बरस में 2 युग बीते हैं राजनीति के। एक लालू यादव का था और एक नीतीश कुमार का। लालू यादव का जो युग था वो मंडल की राजनीति से शुरू हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो लड़ाई थी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, उस लहर पर बैठ के लालू प्रसाद यादव आए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना एक खुद का अस्तित्व बनाया। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि लालू प्रसाद यादव भारत की राजनीति में एक किंवदंती सी बन गए हैं। उनका वजूद, उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगी आने वाले बहुत लंबे अरसे तक। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो लोकप्रियता से कहीं ज़्यादा वो धूर्तता के ऊपर रही है। उन्होंने कभी उस पार्टी का भी एहसान नहीं माना जिसने उन्हें हमेशा सब कुछ बनाया, और आज वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन एक बात जो है वो बिल्कुल साफ़ है, आने वाले वक्त में उन्हें इस तरीके से याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक आप दिल से अच्छे नहीं होंगे, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए दिल से अच्छा करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो भी तब जब आपको ईश्वर ने एक नहीं कई मर्तबा मौके दिए हैं। आपको ईश्वर का भी धन्यवाद करना चाहिए। और ये तमाम जो मोर्चेबंदी है कि इस वर्ग से नफ़रत, उस वर्ग से मोहब्बत, इसको भुलाकर सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ऐसा काम कर जाइए कि आपको लोग आपके जाने के बाद भी याद रखें। सिर्फ ये कि कागज़ों में आपका नाम 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के नाम पर दर्ज हो गया तो आप जो है वो इतिहास में बहुत बड़े नेता बन गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी अंतिम पारी है। अंतिम पारी में तमाम तरह की जो सियासी दाव पेच वाली और अय्यारी वाली ये जो आपकी नीति है, इसको दूर कीजिए और सच्चे मन से काम कीजिए प्रदेश के लिए। उस पार्टी के साथ भी वफादारी निभाइए जिसका साथ आपने 2014 में प्रधानमंत्री पद की जो आपकी दबी ख्वाहिश थी उसके लिए छोड़ दिया था, और फिर आपने दोबारा उसका दामन थामा है। अब जब आपके सामने ये अंतिम मौका है तो इस अंतिम मौके को भुनाइए और कुछ ऐसा करके जाइए कि सिर्फ आपको आपकी जाति के लोग याद ना रखें, हर समाज का हर वर्ग आपको याद रखे कि हाँ, एक नेता ऐसा था जिसने बड़ी ईमानदारी के साथ और बिना किसी
राग, बिना किसी द्वेष के जो आप शपथ में बोलते हैं, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, समाज के प्रत्येक गरीब से लेकर चाहे कोई भी हो, शिक्षित हो या शिक्षित हो, गरीब हो, धनी निर्धन, सबके लिए काम किया। तभी इस जो आपको दोबारा जो कई मरतबा जो मौके मिले हैं मुख्यमंत्री बनने के, इन तमाम जो आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिला है, आप उसे तभी सार्थक कर पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।